नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब भारत ने सिंधु जल संधि पर ब्रेक लगाया था तो पाकिस्तान के हुक्मरानों की हलक में जान अटक गई थी। अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब भारत ने 1960 की दशकों पुरानी सिंधु जल संधि को सस्पेंड किया तो पाकिस्तान की धमनियों में बहने वाला पानी रुकने की कगार पर आ गया। बूंद बूंद पानी को तरसते और रेगिस्तान बनने की कगार पर खड़े इस्लामाबाद से सीधी गीदड़ भभकी अब सामने आ रही है। जी हां, बौखलाए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुलेआम भारत को महाजंग की धमकी दी है, लेकिन परमाणु बम का डर दिखाने वाला कंगाल पाकिस्तान शायद ये भूल गया कि ये आज का नया भारत है, जिसने साफ कर दिया है कि आतंकवाद और कूटनीति अब एक साथ नहीं चलने वाले। ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद पाकिस्तान को होश आया ही नहीं। चंद पैसों के लिए ईरान और अमेरिका में डील कराने के लिए दर दर दौड़ता हुआ नजर आया, कमीशन पाने के लिए, ताकि दोनों देशों से कुछ तो उसके कटोरे में आ जाए। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर एलओसी पर जंग की नई साजिश रच रहे हैं। जी हां, एलओसी के रावलकोट, कोटली और भिंबर सेक्टर्स में पाकिस्तान की सेना की 8 ब्रिगेड, 35 एंटी ड्रोन यूनिट्स, एआई फेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ग्रिड तैनात कर दी गई है। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान बॉर्डर से 5 बटालियंस को रातों रात हटाकर भारतीय सीमा पर झोंक दिया गया। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया कि उनके देश में आखिर चल क्या रहा है। क्या पानी को जिस तरह से हिंदुस्तान ने बंद किया तो उसके कतरे कतरे के लिए वहां पर तड़पता हुआ पाकिस्तान नजर आता है। वाकई भारत से टकराने की उसकी हैसियत है क्या, या फिर अपनी आंतरिक कंगाली और जनता के गुस्से को दबाने के लिए एलओसी पर जंगी तैयारी कर रहा है वो? पाकिस्तान की जो छटपटाहट है उसका कारण क्या है, बताएंगे आपको इस पूरी खबर का एक एक हिस्सा। भारत ने जब से सिंधु नदी का पानी क्या रोका, पाकिस्तान बिलबिला गया है। तब से पाकिस्तान हर दिन नई धमकियां देता रहा है। अब सिंधु नदी का पानी रोकने के कारण पाकिस्तान के हुक्मरानों की हलक में जान अटक गई। खबर है कि दशकों पुराने सिंधु जल समझौतों को लेकर भारत ने ऐसा सख्त स्टैंड लिया कि पाकिस्तान की धमनियों में बहने वाला पानी रुकने की कगार पर है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर जंग की साजिश रचने में जुटे हुए हैं। अब देखिए, एलओसी पर पाकिस्तान की सेना की 8 ब्रिगेड ने 35 एंटी ड्रोन यूनिट्स तैनात की। पाकिस्तान ने बाकायदा एआई फेंसिंग तक की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सिंधु जल संधि को स्थगित रहने को लेकर भारत को धमकी देना शुरू कर दी, गीदड़ भभकी दी है। अब ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को लगा कि उसकी जल सुरक्षा खतरे में है तो यह भारत के खिलाफ जंग छेड़ सकता है। दरअसल आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, आइए उसके बारे में आपको मैं विस्तार से बताती हूँ। दरअसल सिंधु जल संधि स्थगित होने से पाकिस्तान में जल संकट आ गया है। सिंध और बलूचिस्तान प्रांतों में गंभीर जल संकट है। देश की करीब 1/3 आबादी प्रभावित है। अब जो नॉर्थ वेस्ट कैनाल है वहां पर 64% पानी की कमी है। राइस कैनाल में 38% और दादू कैनाल में 82% पानी की कमी है। सुक्कुर बैराज का जल स्तर लगातार घट रहा है। पाकिस्तान में अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है और पानी की कमी की वजह से किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल सिंधु नदी का पानी रोकने के कारण पाकिस्तान अब बौखलाया हुआ है, बिलबिलाया हुआ है। पाकिस्तान में कंगाली की स्थिति तो पहले से ही थी। अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में शायद अब जो किसान हैं वो भी फंसते हुए नजर आते हैं, उनकी फसल भी फंसी हुई नजर आती है और इसीलिए अब पाकिस्तान बिलबिला रहा है। सिंधु जल संधि आखिर क्या है, इसके इतिहास के बारे में भी जरा जान लीजिए। दरअसल 20 दिसंबर 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ। पंजाब का पूर्वी भाग भारत में आया और पश्चिमी हिस्सा पाकिस्तान में। पूर्वी नदियां सतलुज, ब्यास, रावी का जो पानी है वो भारत का अधिकार है उस पर। पश्चिमी नदियां जिसमें सिंधु, चिनाब, झेलम है, उसके इस्तेमाल का हक है पाकिस्तान के पास। भारत को भी पश्चिमी नदियों के पानी पर सीमित अधिकार है। भारत को बिजली और खेती के लिए पानी के इस्तेमाल का अधिकार भी दिया गया है।
अब ये जो संधि हुई उसके तहत सिंधु आयोग स्थापित किया गया। दोनों देशों के अधिकारियों के मिलने का प्रस्ताव बाकायदा इसमें था, लेकिन भारत ने चिनाब से जुड़ी 2 परियोजनाओं पर काम शुरू कर दिया, जिस परियोजनाओं के जरिए ब्यास बेसिन में चिनाब नदी का जो अतिरिक्त पानी है उसे मोड़ा जाना है। और इन परियोजनाओं के जरिए एक ओर चिनाब नदी का पानी मोड़ने के लिए हिमाचल में बड़ी सुरंग बनाई जाएगी। चिनाब की सहायक चंद्रा नदी का पानी ब्यास बेसिन की ओर मोड़ा जाएगा। अब जो नदी का पानी है वो हाइड्रोलिक ढांचे और सुरंगों से होकर गुजरेगा, लेकिन इन परियोजनाओं पर करीब 2600 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं, ये दावा किया जा रहा है। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर कॉर्पोरेशन यानी कि एनएचपीसी इन परियोजनाओं पर काम कर रहा है। चिनाब नदी से जुड़ी हुई जो भारतीय परियोजना है वो भी जरा आप जान लीजिए। अब भारत ने दरअसल चिनाब से जुड़ी 2 परियोजनाओं पर काम शुरू किया, जैसा हमने आपको बताया। परियोजनाओं से ब्यास बेसिन में मोड़ा जाएगा। चिनाब का अतिरिक्त पानी किस रूप में उसको डाइवर्ट किया जाएगा उसकी प्लानिंग है। चिनाब का पानी मोड़ने के लिए हिमाचल में बड़ी सुरंग तैयार की जा रही है। चिनाब की जो सहायक नदी है चंद्रा नदी, उसका पानी ब्यास बेसिन में मोड़ा जाएगा। हाइड्रोलिक ढांचे सुरंगों से होकर नदी का पानी गुजरेगा। लाहौल घाटी में नदी पर बाकायदा एक ब्रिज तैयार किया जाना है जो कि 19 मीटर का बैराज होगा। हिमालय की चंद्रा भागा नदियों से मिलकर एक तरह से चिनाब जो बनती है तो उसका ये स्वरूप नजर आता है। दूसरी तरफ सलाल बंद पर गाद प्रबंधन क्षमता को एक तरह से बहाल किया जा रहा है। चिनाब नदी पर यह सलाल बांध तैयार हुआ है। परियोजनाओं पर करीब 2600 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बताते हैं, परियोजनाओं पर नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन काम निरंतर कर रहा है। ये हिंदुस्तान की रणनीति है, लेकिन पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं कि जब हिंदुस्तान की तरफ से इस सिंधु जल संधि पर पाबंदी लगाई गई पहलगाम हमले के बाद, उसके बाद से पाकिस्तान बौखला गया। हालात ऐसे बन गए कि पाकिस्तान को पानी के लिए भी कर्जा लेना पड़ गया। अब पाकिस्तान पानी रोके जाने से बिलबिला रहा है, लेकिन पाकिस्तान हर जगह इस मुद्दे पर यह कहा जाए कि पिट चुका है। पाकिस्तान में अंदर खाने कई मोर्चों पर बगावत है। क्या उसी बगावत को शांत करने के लिए अब एलओसी पर तनातनी पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है? क्या कंगाली से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान बॉर्डर इलाके में ऐसे हालात बना रहा है? बताएंगे आपको। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक सहाय जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदेंदु जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। पाकिस्तान से पत्रकार हैदर हयात खान मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। भू राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर रजा काशिफ जंजुआ भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। जिस तरह से अभी जो तमाम परिस्थितियां, ब्रिगेडियर शरदेंदु जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाह रही हूँ। मुझे जरा इस बात को समझाइएगा, जो खासतौर से हम हमेशा से देखते रहे सिंधु जल संधि, पहले इतनी बार मौका देखने को मिला जब से ये संधि तय हुई दोनों देशों के बीच में। इस बीच भी रोलर कोस्टर राइड जैसे एक तरह से रिश्ते रहे, कभी बहुत ज्यादा दुरुस्त भी नहीं, कभी बहुत ज्यादा बिगड़े भी नहीं, और कई बार बिगड़े भी तो हिंदुस्तान ने एक बार फिर से मौका दिया सुधरने का। लेकिन पहलगाम हमले के बाद में वो सारे रास्ते बंद हुए, और सबको जब सारी परिस्थितियां पता है पहले से, तो फिर आखिर बिलबिलाने का मतलब क्या? फिर ये जो धमकी दे रहे ख्वाजा आसिफ, इसके क्या मायने हैं? देखिए, मेरा मानना है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी था, जो 19 सितंबर 1960 को साइन किया गया था, तो स्वतंत्रता के देखे तकरीबन 13 साल के बाद ये साइन हुआ ट्रीटी, और इसने टेस्ट ऑफ द टाइम देखा। इतनी हॉस्टिलिटी चाहे 65 को हो, 71 का हो, इवन कारगिल ऑपरेशन हो, उस समय भी इस ट्रीटी पे कभी आंच नहीं आई, क्योंकि हिंदुस्तान कटिबद्ध था। जो उसने ट्रीटी पे साइन किया, जिस तरीके से 3 रिवर का वाटर, जिसमें इंडस रिवर है, चनाब है, झेलम है, उसका पानी प्लस उसका 20% हिंदुस्तान अपने इरिगेशन पर्पस के लिए यूज कर सकता था, ये सारी को इम्प्लीमेंट किया। लेकिन जब पाकिस्तान ने लगातार, देखिए, टेररिस्ट एक्ट करता रहा, तमाम तरीके के हिंदुस्तान के खिलाफ एक जिहाद जब छोड़ रखी थी, और पहलगाम का अटैक जब हुआ, तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। हमने अभी उसको कैंसिल नहीं किया है, ये हेल्ड इन एबेंस है, एक सबक सिखाने के तरीका है। अगर पाकिस्तान अपने टेररिस्ट एक्टिविटीज को बंद कर देता है, टेररिस्ट कैंप डिसमेंटल कर देता है, हिंदुस्तान से बातचीत का दौर शुरू होता है, तो ये ट्रीटी फिर से बहाल हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जो
एक्सेस वाटर है, जो इस तरीके से आपको लेकिन एक्सेस सर वाटर दिया गया। बहाल कैसे होगी? क्या बहाल करने के लिए उस तरह के रास्ते और उस तरह के रिश्ते आपको सुदृढ़ नजर आ रहे हैं क्या? क्योंकि अगर बहाली की इच्छा होती तो ख्वाजा आसिफ साहब या फिर आसिम मुनीर की टीम, पाकिस्तान की सेना जो रणनीतियां तैयार कर रही है एलओसी पर, क्या उसकी जरूरत पड़ती? देखिए, हिंदुस्तान का हमेशा से ये स्टैंड रहा है कि हिंदुस्तान इस रीजन में पीस चाहता है, ट्रैंक्विलिटी चाहता है, एक तरीके का डेवलपमेंट चाहता है। पाकिस्तान की फितरत अलग किस्म की है। पाकिस्तान हमेशा एंटी इंडिया सेंटिमेंट की वजह से वहां की सत्ता में लोग बने रहते हैं, टेररिस्ट एक्ट करते हैं, टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, और साथ में इस तरीके के बयानात का कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ आप दोनों देशों के बीच में और कटुता बढ़ती है, एक तरीका वैमनस्य बढ़ता है। हिंदुस्तान प्रगति की राह पे है। पाकिस्तान हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता, चाहे पॉलिटिकली, मिलिटरली और किसी भी लेवल पे। वो बहुत पीछे छूट चुका है। उनके पास ऑप्शन ही नहीं है सिर्फ ऐसे बयानात देने के लिए जो कि इस रीजन में अशांति फैला सकते हैं। तो ये पाकिस्तान की फितरत है, और ये आज से नहीं, 1947 से आज तक पाकिस्तान ने इसी नीति को अपनाया। इसी वजह से हर दिशा में वो पिछड़ गया। तो आप इस तरीके के स्टेटमेंट देते रहे, हिंदुस्तान अपना काम कर रहा है, हिंदुस्तान ने किस तरीके से रिजर्वायर बनाना है, कैसे वाटर डाइवर्ट करना है, कैसे इस वाटर का हमने यूटिलाइजेशन करना है अपने इरिगेशन पर्पस के लिए, तमाम उसकी जो रूपरेखा वो तैयार है, धीरे धीरे उस पर इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। और आगे आने वाले समय में अगर पाकिस्तान ने अपनी हरकतें नहीं बदली तो वो इससे महरूम हो जाएंगे, और फिर वहां पे सूखा पड़ेगा, वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस होगी, और वहां त्राही त्राही मचेगी। देखिए, आप तमाम तरीके के जो ये बायलैटरल इशू था, इसको हमने संधि के द्वारा एक रिजॉल्व किया, शेयरिंग ऑफ वाटर, और हमने आपको आपके हक से ज्यादा पानी दिया। ये भी आपको समझना पड़ेगा। छोटा सा इलाका और आपको 3-3 रिवर वाटर का दिया, जिसमें हमें 20% यूज करना था, लेकिन आज तक हम इस कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। और हिंदुस्तान का एंडेवर वही है कि जो हमारे एडिशनल 20% जो वाटर आपके एरिया में जा रहा है, हम उसको पहले यूटिलाइज करें, और फिर अगर आपने अपनी हरकतें नहीं बंद की तो आपको चोक कर दिया जाएगा, जिससे आपके यहाँ गरीबी आएगी, इरिगेशन का प्रॉब्लम होगा। आपके तमाम जो आपने डैम बनाए रखे हैं, चाहे मंगला डैम है, चाहे तारबेला डैम है, वो सूख जाएंगे। फिर आपको सर, और मुझे लग रहा है इस बात का इल्म तो शायद पाकिस्तान के तमाम मंत्रियों को, आला हुक्मरानों को बड़े अच्छे से पता है। इसका जवाब मैं जल्दी से एक बार लेने की कोशिश करती हूँ रजा काशिफ साहब से। रजा काशिफ जी, देखिए कितनी कहा जाए कि खासियत के साथ में यहाँ पर शरदेंदु जी ने यह भी समझा दिया कि ऐसा नहीं है कि सारे रास्ते बंद हैं, रास्ते अभी भी खुल सकते थे अगर जिस तरह से साजिशें रची जा रही हैं, जिस तरह से एलओसी के पार वहां पर ड्रोन यूनिट तैयार की जा रही हैं। मैं कई रिपोर्ट्स उसमें देख रही थी, कई ब्रिगेड्स यहां पर तैनात किए गए हैं। आखिर ये क्या मैसेज देने की कोशिश है? अगर संधि को आगे बढ़ाने का या रिश्ते सुधारने की अगर इतनी सी भी 1% भी इच्छा होती तो वो जंग की बात या धमकियां तो नहीं देते शायद। जी बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे होता इस तरह से है कि जो वर्ड है ये टेररिज्म इस्तेमाल कर रहे थे। अब देखें, एक वर्ल्ड बैंक ने एक एग्रीमेंट करवाया है जिसके तहत 60s में एक चीज हो गई, अब उसको लेके चलें। अब उस पे हम कहेंगे जी ये चीज ऐसे होगी, लेकिन जो आपका हक है, ज्यादा पानी का है, कम का है, जो भी उस एग्रीमेंट के तहत है वो तो आपका राइट है, ठीक है। जो नहीं है वो नहीं है। अच्छा, टेररिज्म क्या होता है? अगर मैं इंडियन किसी से सुनता हूं ना कि पाकिस्तान ने टेररिज्म किया, देखिए एक प्रॉक्सी तो होती है, चले हर मुल्क में प्रॉक्सीज पे काम करता है, इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ईरान अपनी प्रॉक्सीज के लिए लेबनान में क्या कहते हैं, अपनाए जो ये हुर्मज है ये बंद कर देता है, सिर्फ अपनी प्रॉक्सीज को सेव करने के लिए, ठीक है। लेकिन लोग प्रॉक्सियां लड़ाते हैं ना। इंडियन आर्मी तो दुनिया की वाइड टेररिस्ट आर्मी है जो ढाका में उतर जाती है 71 में, यानी कि पाकिस्तान में। तो टेररिज्म तो ये है ना, ये ना करें। आप लोग कब ठीक हो जाएंगे? टेररिज्म कब तक आपकी रगों में दौड़ता रहेगा? पता है रजा काशिफ साहब, मुझे बड़ी हैरानी होती है, आप उस मुल्क से कनेक्टेड हैं और आप जिस चीज को लेकर बात कह रहे हैं, जहां की आर्मी के हाथ ही लोगों की तमाम खूनों से भरे हुए हैं, और बहुत ज्यादा दूर आप ना जाएं, आप बलूचिस्तान, KPK, POK चले जाएं, जहां पर अभी भी लोगों के ऊपर बंदूकों से गोलियां बरसाई गई हैं। और रही बात टेररिज्म की, तो पूरी दुनिया बखूबी जानती है ISI किस रूप में, किस मॉड्यूल पे वर्क करता है, पूरी दुनिया बखूबी। और अगर आप ऐसे तमाम प्रॉक्सी आउटफिट्स की बात करें, ऐसे तो कई आउटफिट्स हैं जो कई बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू उन्हें आतंकवादी घोषित किया गया, जिन्हें आपने घर में बैठा कर रखा है,
जिनको आप लोग सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए ऐसी बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देती हैं। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं कि दुनिया प्रॉक्सी उतारती है। आपने 71 में फौज उतार दी, इंडिया की सेना उतार दी ढाका में। लोग प्रॉक्सी उतारते हैं। लेबनान में ईरान ने अपनी सेना नहीं उतारी हुई, अपनी आर्मी नहीं है ईरान की, वहां उसकी प्रॉक्सी है। इंडिया वाहिद टेररिस्ट कंट्री है जो प्रॉक्सी की जगह अपनी फौज को ही उतार देता है। यानी आप लोगों की सीरियसली राजा कशिश साहब, मुझे लग रहा है कि आप जो चश्मा लगाए हुए ना, आपको वही नजर आता है, आपको नजर आता है। आप मुझे एक एग्जाम्पल दें जरा, आपके झूठ के पुलिंदे को लेकर आपको मुबारक हो, लेकिन आप एक एग्जाम्पल दें ऐसे, और खासतौर से ऐसे मुल्क से बैठे हुए व्यक्ति को तो बिल्कुल रास नहीं आता जहां पर सभी कुछ कंट्रोल जो है आर्मी के हाथों में है। यहां पर देश की सत्ता चलाने से लेकर आपके घर के बजट तक, या बाहर आखिर कौन आएगा कौन नहीं जाएगा वो भी अगर पाकिस्तान की आर्मी जो तय करती है, जहां की सिविलियन गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहता, उनकी जुबान से तो ये बातें बिल्कुल शोभा कतई नहीं देती। मुझे इस बात को मुझे लगता है समझना चाहिए। वेल, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि क्या रास्ते अगर बनाने की कोशिश होती है तो क्या इस तरह के एफर्ट्स लगाए जाते हैं। विंग कमांडर आलोक साहे जी, जरा इस बात को आप मुझे समझाइएगा। पानी की जरूरत सभी को है और ये बात बखूबी जानते हैं ख्वाजा आसिफ साहब या पाकिस्तान के तमाम नेता, तमाम कमांडर्स, तमाम जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं। यही वजह है कि जैसे ही हमने पानी रोका उसके बाद में संकट ऐसा हो गया कि पानी के लिए लोन तक लेने की जरूरत पड़ गई, और वहां से तब भी गीदड़ भभकी नजर आ रही है। नमस्कार। दो बातें इसमें है ध्यान देने की। एक तो बात यह है कि भारत ने ये सिर्फ इस पहलगाम अटैक के बाद जो हमने ट्रीटी कैंसिल की है, ऐसा नहीं है कि हमको इस ट्रीटी से नाराजगी पहले से नहीं थी। हमने 2023 में ही इस ट्रीटी का जो आर्टिकल 12 सब क्लॉज 3 है, उसके तहत हमने ट्रीटी के मॉडिफिकेशन के लिए अपील की थी और उसके लिए काफी लंबी डिस्कशंस चली थी। इसके अलावा 2024 में भी ये मामला उठाया गया था, 2025 में भी पहलगाम अटैक के बाद हुआ। तो ये बातें हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि अब ये ट्रीटी आउटडेटेड हो चुकी थी। इस ट्रीटी के तहत जिन 3 नदियों का राइट दिया गया था पाकिस्तान को, उसमें ऐसे क्लॉजेज हैं कि उस पानी का ये जो है जायज इस्तेमाल करेंगे, ठीक से इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने उस पर प्रोजेक्ट्स बनाए नहीं और वो ज्यादा पानी बिल्कुल बहता हुआ सीधा चला जा रहा है, समुद्र में मिलता जा रहा है, इंडस वैली में मिलता है लास्ट में और जाके समुद्र में चला जाता है। तो इन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए नहीं, उस पानी का कैसे यूटिलाइजेशन करना है, कैसे इरिगेशन करना है, ये इस बात पर निर्भर रह गया कि भारत तो इसको रोकेगा नहीं और हमारे पास ये पानी आता रहेगा, हम जब चाहेंगे इसका इस्तेमाल करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। भारत इस बात को शुरू से कहता रहा है और इस ट्रीटी में भी इस बातों का जिक्र है कि दोनों देश अपने अपने पानियों का जो है वो एक सुनियोजित ढंग से उसका इस्तेमाल करेंगे। भारत के ऊपर जो पाबंदियां थी वो ये नहीं थी कि हम उस पर डैम नहीं बना सकते। इनके जो 3 ट्रिब्यूटरीज है, झेलम, चेनाब और इंडस पर हम बना सकते हैं। उसकी डिजाइन ऐसी होनी चाहिए कि इनका पानी ज्यादा हम न रोक पाए। अच्छा आलोक साहे सर, एक बात मुझे जरा ये समझाइएगा, क्योंकि जब से 65 या 71 जब अगर युद्ध के हालात बने तब हमेशा हर बार हिंदुस्तान की तरफ से ये कहा जाए कि इस पूरी वाटर ट्रीटी का पालन बड़ी शिद्दत के साथ में किया गया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से वो गंभीरता, वो शिद्दत नजर नहीं आई। क्या आतंकवाद का या जो तमाम गतिविधियां रही उसको एक तरह से शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया गया हमेशा वाटर ट्रीटी को? नैना जी देखिए, सारे कुछ होने के बावजूद, इसके बावजूद कि हमको सिर्फ 20 to 30% इंडस वाटर ट्रीटी के जो गलत प्रोविजंस है उसके कारण हमको उसका फायदा नहीं मिल रहा था, फिर भी हमने इस ट्रीटी को ऑनर किया था, क्योंकि ये एक पड़ोसी मुल्क की बात है और इसमें आम जनता की खुशहाली की बात इसमें कनेक्टेड है। तो हमने इसको ऑनर किया था, लेकिन और हमने इसको पीसफुल तरीके से इनसे रिक्वेस्ट किया था कि इसको हमको थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा पानी को, जिस पर बातचीत चल रही थी। लेकिन जब 2 युद्ध हुए उसके बाद भी हमने ऑनर किया, लेकिन आखिर कब तक हम ऑनर करते रहेंगे? ये घर में घुस के हमारे बच्चों को, हमारे सिविलियंस को, इनोसेंट सिविलियंस को अगर ये टेररिस्ट एक्टिविटीज के द्वारा अगर हत्याएं इस तरह से की जाएंगी तो एक लिमिट है, एक भारत एक सीमा तक ही इस बात को सह सकता है और वो लिमिट क्रॉस कर गया है इस समय। इसीलिए हमने
अब अपना रुख बिल्कुल ही बदल लिया है, और बिल्कुल रुख बदलने का जो साफ एक स्टेटमेंट है, वन लाइनर स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग वेरी क्लियरली कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। और जो प्रॉक्सी वार की आप बात कर रहे हैं, प्रॉक्सी, भारत कभी भी प्रॉक्सी वार में बिलीव नहीं करता है। भारत ने कोई प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन खड़े नहीं किए हैं विश्व में। अभी आज के डेट में क्लियर कट अगर प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है तो सिर्फ दो देश चलाते हैं, एक पाकिस्तान और एक ईरान। भारत इसमें विश्वास नहीं करता है। आप अगर ये सोचते हैं कि भारत के साथ जमीनी युद्ध करने से अच्छा है क्योंकि जमीनी युद्ध में हम हार जाएंगे, भारत बड़ा देश है, तो प्रॉक्सी करो और इनको थाउजेंड्स कट्स दो, ये अब नहीं चलेगा। भारत इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। यही हमारी नीति है। हमने अपनी सबसे नीतियां इम्पोर्टेंट बदल बात दी तो हैं। यही हो जाती है ना कि हमेशा से जी। अरे नहीं, प्रॉक्सी नहीं है। मैं पूछ लूं इनसे, एक प्रॉक्सी अगर नहीं है आपकी तो यार ये बताएं, बलूचिस्तान में ये जो बीएलए लेके बैठे हुए हैं ये कौन है? कुलभूषण यादव जो है, माजरत का नैना वो भी यादव ही है, वो कहां से आ गया? वो प्रॉक्सी है ना आपके। आपने तो अपनी फौजी उतारे हुए हैं पाकिस्तान में। हम तो यही कहते हैं, जनरल शाहबेग के साथ जो आपने किया, आप तो अपने फौजियों को नहीं, आप अपने को नहीं छोड़ते। जी जी साहिब सर, 84 में आपने क्या किया? हाँ, मैं आपका जवाब दे रहा हूं। आपने किसी भी बलूचिस्तान के नेता के पास जाकर के भारतीय नेता को या भारतीय आर्मी जनरल को खड़े होकर के गले मिल करके बात करते हुए देखा है? आपके जनरल्स ने इंटरनेशनली यूएन के द्वारा डिक्लेयर टेररिस्ट राउफ के साथ फातिहा पढ़ते हुए बगल में आपने खुद अब जाहिर किया है फोटो और वीडियो, हमने नहीं जारी किया है। तो प्रमाण हमारे पास है, आपके पास प्रमाण नहीं है। आपके ब्लेम करने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप कहने के लिए तो आप कुछ भी कह देंगे, आप कहने के लिए कुछ भी कह देंगे कि हम बलूचिस्तान हमने खड़ा किया, बलूचिस्तान मूवमेंट, वो अफगानिस्तान में तालिबान को हम खड़ा कर रहे हैं। इस बात को मानेंगे नहीं, इस बात को मानेंगे नहीं। मैं हैदर हयात का रुख करना चाह रही हूँ, वो भी कुछ बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन हैदर हयात साहब आप अपनी बात को यहाँ पर जरूर रखें, लेकिन मुझे जरा इस बात को समझाने की कोशिश कीजिएगा। आखिर इस तरह की गीदड़ और भपकियां धमकियों के क्या मायने? वही बात है कि जमीनी स्तर पर जब अगर लड़ाई में नहीं जीत पाते, भरे प्रॉक्सी क्या, ये जो भी सारे धतकर्म अपनाए जा रहे हैं, आखिर इसे जनता किस रूप में देखेगी? हर बड़े मंच पर जाकर जहां पे रोना रोया गया कि देखो हिंदुस्तान ने पानी हमारा बंद कर दिया, हिंदुस्तान ने ये सारे एक्शन ले लिए, वहां से भी हर बार फटकार लगे। तो क्या अब आखिरी यही है कि भाई भारत के खिलाफ साजिश रचो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नैना। मुझे हैरत है कि आपकी टीम ने आपको बताया नहीं कि जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसका इस हवाले से ऑर्डर क्या है। उसने जो सप्लीमेंटल ऑर्डर दिया है, जो रूलिंग उसकी आई है, उसमें उसने जो भारत के खिलाफ ऑर्डर दिया है और उसने कहा है कि भारत को यह हक हासिल नहीं है जो हेल्ड इन अबेंस किया आप लोगों ने इंटरस्टेट ट्रीटी को, ये भारत को हक नहीं है, ये परमानेंट। नैना मैंने उसके बाद हुआ क्या हैदर? अच्छा चलिए बताइए। मैं आपको सब कुछ बताता हूं। मैं ये बोल रही हूँ कि आप ऐसी रिपोर्ट्स लेकर आ रहे हैं जिस बार कुलभूषण यादव का जिक्र कर लेते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने तो इतनी बार आप लोगों को नकार दिया। चलिए बताइए, बोलिए। फैक्ट्स बता रहा हूँ, वो जो आप अपने लोगों को बताने से कतराते हैं। आप मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा, मैं आपको हर चीज का जवाब उस 2 मिनट में दूंगा। आप सिर्फ 2 मिनट बर्दाश्त तो करें ना इस चीज को। चलिए अच्छा, पहली बात तो ये जो मैंने आपको परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का फैसला बता दिया, वो पाकिस्तान के हक में है, वो भारत के खिलाफ है। दूसरी चीज, यहाँ पे बड़ी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। आपके लोग जो अभी आपके 2 मोअज़्ज़िज़ मेहमान, एक ब्रिगेडियर साहब और विंग कमांडर साहब बात कर रहे थे, पहले तो उन्होंने कहा जी कि 65 हो 71 हो, हम लोगों ने बड़ा ऑनर किया, और अभी विंग कमांडर साहब ने बाद में कहा जी कि ऐसा नहीं हो सकता कि खून और पानी एक साथ बहे। लेकिन साथ ही उन्होंने कह दिया कि हम लोगों को तो इसकी कुछ शिकों पे एतराज था और हम 2023 से कोशिश कर रहे थे कि ये जो ट्रीटी है इसके अंदर कुछ चीजें जो है उनको हम तब्दील करें। इट मीन्स के माइंड सेट जो घटिया था वो भारत में प्रिवेल कर रहा था। आप लोग डे 1 से ही चीजों को खराबी की तरफ लेकर जाना चाहते थे, और यहां पर पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके आप लोगों ने वही हरकत की जो आप लोगों ने करनी थी। सेकेंडली, ये कॉन्ट्रडिक्शन आपके पॉइंट में है विंग कमांडर साहब। उसके बाद इन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान और ईरान ये 2 ममालिक है। राजा कासिम साहब जो है वो आपको क्लियरली बता नहीं सके, हुजूर वाला
बीएलए आपकी प्रॉक्सी, इवन आज तो अफगान तालिबान जो अफगानिस्तान में बरसर इक़्तिदार है वो आपकी गोद में बैठे हैं। और इस वक्त जब आप और मैं बात कर रहे हैं, इजराइल का एक इंटेलिजेंस ऑफिसर हैदर हयात खान, मुझे आपकी जनता हंसेगी। सुनिए जरा, सोच समझ कर फैक्ट रखिएगा। मुझे लगा आप शायद कुछ काम की बात बोलेंगे, आपकी इस बात में शरदेदू जी भी हंसने लगे। अरे तालिबान आपका, तालिबान को पाला पोसा आपने, हथियार आपने दिए, ट्रेंड आपने किया, और जैसे ही अफगानिस्तान से, सुनिए, अफगानिस्तान से जब अमेरिकी सेना भागी थी, आखिर कौन थे वो आपके ऑफिशियल जो जाके चाय की चुस्कियां ले रहे थे? हिंदुस्तानी फौज थी क्या? कैसी बात करते हैं? जरा फैक्ट पे बात कीजिएगा। आप एक फैक्ट नहीं अभी तक दे पाए हैं। शरदेंदु जी, तालिबान आखिर कौन है? बीएलए आखिर कौन है? जरा इनको फैक्ट दिखाइए। देखिए, ये अपने ही नागरिकों को डिसोन कर देते हैं। कितने ही पहले की पैनलिस्ट हैं तो उम्मीद करते हैं कि अपने नागरिकों को मानेंगे कि हमारे नागरिक हैं। टीटीपी कौन थे, कहां से आए, किसने उनको ट्रेनिंग दी, किसने उनको हथियार बंद किया, बलूचिस्तान का किसने एक्सप्लॉयटेशन किया, किसने रिसोर्सेज का दोहन किया, कौन उनको एजुकेशन नहीं दिया, एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया। और जब वो लोग आपके बरखिलाफ खड़े हुए तो आप कहते हैं प्रॉक्सीज हैं। प्रॉक्सीज तो वो अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर उनका तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे काम नहीं कर रहा है, वो प्रॉक्सीज कैसे हुए? और आज की डेट में अगर आप इसको अपने नागरिकों को ही प्रॉक्सीज बता रहे हैं तो आप तो अपने नागरिकों को डिस्काउंट कर रहे हैं, बैठकर इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपके लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और आप उसको जो है वो ऑन करने को तैयार नहीं है। उसकी नॉलेज में मैं हंस रहा था कि किस तरीके की नॉलेज लेके आते हैं। आप अपने ही जमीन, अपने ही नागरिकों को प्रॉक्सीज बता रहे हैं। टीटीपी का कैसे वो अस्तित्व में है? अफगानिस्तान आपका मित्र था, क्यों आपके बरखिलाफ हो गया? क्यों अपने ही नागरिकों के ऊपर फायरिंग कर देते हैं? क्यों आप उनके वो नहीं कर पा रहे? और आपका जो मोस्ट पॉपुलर लीडर उसको आप जेल में बंद करते हो। तो ये सारी चीजें आपकी गलत है। और आज की डेट बिल्कुल इस तरीके। हयात खान, सुनिए, चिल्लाकर बोलने से आपका झूठ सच साबित नहीं हो जाएगा। फैक्ट को जरा सुन लीजिए। और आप जिन 4 घंटों की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको जरा बता दूं, हिंदुस्तान ने तो अपने सारे पत्ते खोले भी नहीं थे कि आप जाके अपने बार बार आका के पास में पहुंचे थे। आप बार बार वहां पर जाकर जो अर्जी लगा रहे थे ना, ये पूरी दुनिया जानती है। 60 से ज्यादा बार फोन किसकी तरफ से गए थे? शरदेंदु जी, बात पूरी कीजिएगा प्लीज। कहना चाह रहा था कि अगर अपनी नागरिक बोलेंगे तो इसका मतलब पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब का इलाका जो है वो पाकिस्तानी है, बाकी सारे आपके प्रॉक्सीज हैं वो आपसे ही लड़ रहे हैं और उसके पीछे हिंदुस्तान खड़ा है। इतने बेशर्मी के साथ इस तरीके की बातें करते हैं, नागरिकों को डिसोन कर देते हैं। आप अपने खैबर पख्तूनवा का जो वो है उनको आप डिसोन कर देते हैं। पीओके के लोग अगर कोई चीज डिमांड करते हैं, बेसिक एमिनिटीज की बात करते हैं तो आप उनको डिसोन कर देते हैं। और सारे के सारे लोग हमारे हैं, आजाद कश्मीर के लोग हमारे हैं। मैं तो इससे एक कदम आगे बढ़कर कहता हूं, आप उनको बेसिक एमिनिटी नहीं दे पा रहे और उनकी डिमांड को आप बोलते प्रॉक्सीज हैं। अरे आपका अपने देश के प्रति कोई नागरिकों के लिए कोई लगाव नहीं, कोई उनका ख्याल नहीं, किसी भी तरीके का रिस्पेक्ट नहीं, और प्रॉक्सीज बोल रहे हैं। और एक इंडिविजुअल को आप बोलते हैं, आप इस तरीके अपने नागरिकों को डिसोन कर रहे हैं, वो आपके लिए बड़ा कॉग्निजेंस लेंगे इस चीज का। आप उस इलाके में नहीं जा पाएंगे। हयात खान, आपने डिसोन कैसे किया? मैं आपको बताऊं, आपने डिसोन उन लोगों को किया जब बीएलए अपनी नाराजगी जता रहा था। आपकी पाकिस्तान की सेना जब वहां पर पहुंची, जब उनको बंधक बनाया तो आपकी तरफ से सीधे उन्हें डिसोन कर दिया गया। डिसोन की तरफ तो आप ना जाएं, क्योंकि एक लंबा इतिहास रहा है पाकिस्तान की सेना का खुद का अपने तमाम वहां के अवामों को लेकर। और आपने कहा पीओके की जनता आपकी है, बलूचिस्तान की जनता आपकी है। 17 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है हयात खान साहब। आपकी जो जनता है ना, 50,000 से ज्यादा की संख्या लोग सड़कों पर है। अगर आपकी जनता होती, सुनिए, अगर आपने उन्हें अपना माना होता तो आपने उन पर गोलियां नहीं बरसाई होती, आपने गोलियां नहीं बरसाई होती। आपके जो हुक्मरान इधर उधर जाकर अपने लिए कहा जाए कटोरा लेकर आगे बढ़े रहे ना, कम से कम अपनी जनता की जरा सी चिंता कर ले होते। प्लीज जरा आप अपनों की बात तो ना ही करें। और आप ये क्या लगा रखा है बार बार आपने इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर? पूरा संसार जानता है कि किसने आखिर जबरन अंदर दाखिल होकर कब्जा किया था। आपका ये जो झूठे शगुफे हैं आप किसी और को सुनाइएगा। बलूचिस्तान पर आप कब्जा करके बैठे हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि भाई हमें इनसे मुक्ति चाहिए। उन्होंने कहा है कि आप जाओ, हमें नहीं रहना उनके साथ में। अगर आप उन्हें अपना मानते तो जनता को सड़कों पर नहीं आना पड़ता। जी साहे सर। नैना जी, मैं कहना चाहता हूं 2 बातें। एक तो जो डिसोन करने वाली बात है ना, तो मैंने अपनी आंखों से देखी है, आंखों से अपनी देखी है। मैं कारगिल युद्ध में था
और जो इनके सैनिक थे मारे गए उसको इन्होंने डिसोन कर दिया। कुछ तो बॉडी ले गए और बाकी बॉडीज लेकर के आने से इन्होंने नकार दिया। और वो वहां जो जितने इनके हजारों सिपाही मारे गए उसको भी बाद में कई सालों के बाद धीरे धीरे उनको इन्होंने उनके परिवार वालों को जाके कंपनसेशन दिया। उस समय बिल्कुल डिसोन कर दिया। तो ये तो मैं तो देख के हैरान था कि फौज कैसे ऐसा कर सकती है। चलिए मतलब मैं मानता हूं कि एक शासन ऐसा कर सकता है। झूठा प्रोपेगेंडा है विंग कमांडर साहब, ये भी झूठा ठीक है, प्रोपेगेंडा है इसको आपका। झूठ इसका कुछ सिंगल एविडेंस दे दें, ये भी झूठा प्रोपेगेंडा है। आप इसको लोगों को आदत होगी हर चीज बोलिएगा। पर झूठ बोलने की। मेरी बात सुन लीजिए। मैंने आपको जब अब प्रूफ देता हूं और प्रूफ आपसे मांगता हूं तब भी आप नहीं देते हो। मैंने आपसे प्रूफ मांगा ना कि आप बलूचिस्तान के किसी नेता को बलूचिस्तान के किसी नेता को भारतीय नेता के साथ कभी मीटिंग करते देखा है? आपने जिस रऊफ का जिक्र किया, मैं आपको इसी के ऊपर कट लगा देते हैं विंग कमांडर साहब। आपने जिस रऊफ का जिक्र किया, जिसको आप रेफर करते हैं, अगर ये रऊफ और वो रऊफ एक हो, मैं आपके प्रोग्राम में माफी मांगूंगा। ये गलत प्रोपेगेंडा जो भारतीय गोदी मीडिया आपको फीड कर रहे हैं। वो हैदर साहब, अरे जनाब, हैदर हयात खान साहब, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरी वर्ल्ड मीडिया बोल रही है। आपके बोलने से क्या होगा? मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपके बोलने से क्या होगा? हैदर हयात खान साहब, इससे अलग, हालांकि मेरी कई बार रजा काशिफ साहब से इस बारे में चर्चा भी हो चुकी है और वो तस्वीरें भी पूरी दुनिया के सामने हैं। देखिए, मुझे पता है हर चीज में डिनाइल की तरफ जाएंगे, लेकिन अच्छा ठीक है ना, डिनाइल की तरफ जाएंगे। हैदर हयात खान साहब, मेरी बात जरा सुनिए प्लीज, ऐसे चर्चा नहीं होगी। अच्छा, मुझे एक बार रजा काशिफ जंजुआ जी इस बात को जरा समझाइए। देखिए, पानी जो है बड़ी मूलभूत जरूरत है हर एक व्यक्ति के लिए। वो उतनी ही ज्यादा जरूरी लाहौर वासियों के लिए है जितनी ज्यादा दिल्ली वासियों के लिए, और उतनी ही ज्यादा बलूचिस्तान वासियों के लिए, उतनी ही ज्यादा पीओके खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि आखिर उन लोगों के लिए क्या आप कोई सुविधा प्रोवाइड करवा पा रहे हैं? अरे आपके नेता, आपके जो तमाम अधिकारी हैं, वो दूसरी तरफ जाके धमकी पे धमकी दे रहे हैं। पानी के लिए लोन लेने तक की जरूरत पड़ गई, सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसा कर सकता है, लेकिन फिर भी जनता की जरूरतें पूरी नहीं कर पाते। अच्छा देखिए नैना जी, आपको समझाना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि आपने मानना तो है नहीं, ठीक है जी। तो बाकी जो दो साहब हैं उनसे अर्ज कर दूं, वो बीच में कह रहे थे कि फैक्ट पे अगर बताएंगे, रजा कशिफ साहब फैक्ट पे बताएंगे तो मैं बिल्कुल मान जाऊंगी। फैक्ट रख दीजिए, मैं मान जाऊंगी। समझा लूंगा सब। अच्छा, मैं जरा पहले इनको जरा हिसाब बेबाक कर दूं इनका पूरा, कि जो कारगिल का बता रहे थे कि जी फौज पाकिस्तान अपने फौज का ख्याल नहीं रखती। तो मेरे भाई 84 में 84 में गोल्डन टेम्पर में जनरल शाबेग के साथ आपने क्या किया, जिसको मेडल दिए, सब कुछ किया, उस पर करप्शन के इल्जाम लगाए और उसको ताबूत में 6 फुट के आदमी को आपने 5 फुट के ताबूत में डाल दिया, यानी कि कट टू पीस, कट टू साइज कर दिया। तो आप तो अपने फौजियों का क्या बेड़ागर कर रहे हैं यार, आपके अंदर एहसास ही नहीं है अपनी आर्मी के। जर्नलों को नहीं छोड़ते यार, आप छोटे लेवल पे तो छोड़ दें। अच्छा, दूसरा मैं आ जाऊं नैना की बात का जवाब भी दे दूं कि नैना बात यह है कि पानी के मसाइल हैं। आपने अपने प्राइम मिनिस्टर का क्या कर रखा है ये तो बता दीजिए। तो वो तो बात की चीज है, प्राइम मिनिस्टर का बता दीजिए। इमरान खान का क्या हाल कर रखा है, उसको जेल में बंद कर रखा है, उसको बेसिक चीजें नहीं दे रहे हैं। तो अपने जब आप प्राइम मिनिस्टर को पीछे जेलों में डाल देते हैं, बेसिक सहूलतें नहीं देते हैं, तो उसका भी एग्जाम्पल दे दीजिए। और तमाम तरीके की जो सैगिंग आपके यहाँ हुई है, जिस तरीके से ISI के मुख्यमंत्री को बंद किया, तालिबान से मिलके आए तो उनको आपने क्या कर दिया, उनको सैक कर दिया। क्यों इस तरीके की चीजें होती हैं? तो अपना एग्जाम्पल देंगे तो ज्यादा लोगों के समझ आएगी कि आप पाकिस्तान में किस तरीके से जनरल को सैक किया, किस तरीके से हाथ हुए जनरल को फील्ड मार्शल बना दिया, कैसे अपने मोस्ट पॉपुलर लीडर को जेल में डाल दिया, कैसे उसको बेसिक एमिनिटी नहीं दी, हवा उड़ी को उसको तमाम उनके सिस्टर्स ने जब वो अपना प्रोटेस्ट किया तब आपने मिलने दिया, नहीं तो महीनों महीनों क्या खबर चल रही है कोई पता नहीं। तो इन सारी चीजों का हवाला देंगे तो लोगों की ज्यादा समझ में आएगी पाकिस्तान की स्थिति में क्या हो रखा है, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स का क्या इशू है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान का आपने किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन किया, और अफगानिस्तान आपके खिलाफ क्यों आगे हो गया। बड़े भाई भाई बन रहे थे आप,
सत्ता परिवर्तन किया था, बहुत अच्छी यारी दोस्ती चल रही थी, आना जाना चल रहा था। अब गोलियां बरसा रहे हैं आप उनके ऊपर, उनका डेवलपमेंट नहीं होने देना चाहते हैं। क्यों ये सारी चीजें हैं? ये सारी चीजों की वस्तुस्थिति बताइए ना, और फिर बताइए कि आम आदमी को क्यों नहीं खाने की चीजें मिल रही हैं। पीओके में क्यों इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है? बलूचिस्तान के जो तमाम बलूच लोग हैं वो आपके अगेंस्ट क्यों होते चले जा रहे हैं? और सिर्फ एक प्रांत पंजाब ही है पाकिस्तान, तो अब उसके चार सर टुकड़े यही हो तो जाने इसी बात की दीजिए। तो सर इसी बात की तो चिंता है ना। अभी तक तो जैसा चलता था वो चल जाता था, लेकिन अब बलूचिस्तान हो, पीओके या खैबर पख्तूनख्वा की जनता तो सवाल पूछ रही है कि भाई हमारा पानी, हमारा खून, हमारी मिट्टी, सारे संसाधन हमारे, लेकिन उसके बाद में हमें मिला क्या? कुछ भी नहीं। और यही वजह है कि अब वो सड़कों पर आ रही है तो वो बातें इनको रास नहीं आती, अपनों को ही डिनाइल मोड पे ले जाते हैं, सीधे उनको डिनाइल कर देते हैं। उनको तो अपने आतंकवादी तक बोलने से कभी बाज नहीं आते। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही था। एक बड़ी प्रसिद्ध दोहा है, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानस चून। लेकिन शायद पाकिस्तान इस बात को समझता नहीं। उसे पता है कि पानी की अहमियत कितनी है और खून की अहमियत कितनी है। पानी बंद हुआ लेकिन अभी फिर भी वो खून बहाने से बाज नहीं आता। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तमाम खबरें आगे भी जारी हैं। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।